हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजित पाटिल। आई एम एनएलपी कोच। पिछले वीडियो में हमने देखा स्ट्रेस और हेल्थ का क्या संबंध है, स्ट्रेस कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो। अब हेल्थ सबसे फंडामेंटल चीज़ है लाइफ में, ये तो हम समझते ही है, सब समझते हैं। अब हेल्थ का मतलब एग्जैक्टली क्या है? हेल्थ अगर शब्द देखोगे उसमें पहले 4 शब्द हील उसमें अपने आप में निहित है ही, उसमें हेल्थ में वो शब्द फंडामेंटली हैं। अब अगर आप एलोपैथी के पास जाओगे तो एलोपैथी बोलेगी हेल्थ का मतलब है वायरस ना होना, बैक्टीरिया ना होना। बेसिकली एलोपैथी का मतलब साइंस ऑफ डिसीज़ है, वो डिसीज़ का साइंस है। अगर आप आयुर्वेद के पास जाओगे, आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपको बोलेंगे हेल्थ का मतलब है वात पित्त कफ बैलेंस होना। बेसिकली आयुर्वेद लाइफस्टाइल है। अगर आप होम्योपैथ के पास जाओगे तो होम्योपैथ माइक्रो न्यूट्रिशन है, होम्योपैथी इज माइक्रो न्यूट्रिशन। तो हेल्थ का एग्जैक्टली मतलब क्या है? हेल्थ हम किसे कहेंगे? हेल्थ एग्जैक्टली है क्या? और मैं कैसे हेल्दी हूँ और मैं कैसे हेल्दी रहूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं पर्सनली अपने लाइफ में इतने साल हेल्थ को समझने के लिए मैं घूमता रहा, डॉक्टर्स को मिलता रहा, पढ़ता रहा, समझता रहा, और बहुत लंबे समय तक मैं हेल्थ को लेके कंफ्यूज रहा कि हेल्थ में किसे कहूँ, क्या कहूँ। अब मुझे वो समझ में आ गया हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब क्या है और हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाए। कोई भी चीज़ हमें ठीक से समझने पहले उसी चीज़ को ठीक से डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने हेल्थ को मैंने फंडामेंटली 12 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। ये 12 पैरामीटर्स है, ये 12 पैरामीटर से आपको हेल्थ के बारे में क्लैरिटी आएगी, हेल्थ एग्जैक्टली क्या है आपको समझ में आएगा। और इसमें से आपको देखना है कि हेल्थ में मुझे एग्जैक्टली कहाँ काम करने की ज़रूरत है। अंधा आदमी अंधेरे रूम में काली बिल्ली ढूंढ रहा है जो वहाँ है ही नहीं। आजकल हेल्थ की इंडस्ट्री में सब ऐसा हो गया है कि सब गड़बड़ है। तो पहले हमें वो क्लियरली पता चले कि मुझे कहाँ काम करना है। जी हाँ, हेल्थ का सबसे पहला पैरामीटर है वो है स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब है दिन भर में मेरी ऊर्जा के लेवल कितनी मेंटेन होते हैं। मैं सुबह उठता हूँ और शाम को रात को सो जाता हूँ, इसके बीच मेरा शरीर कितना एनर्जेटिक रहता है, कितना प्रसन्न रहता है और कितना मैं कार्यक्षम रहता हूँ। अगर उसको मैं मेंटेन रख रहा हूँ तो मेरा स्टैमिना अच्छा है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, मेरी एनर्जी लो हो रही है, मुझे थकान आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको स्टैमिना पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इवोल्यूशन में देखोगे सबसे ज़्यादा हमने 2 ही चीज़ें की है स्टैमिना में, अगर समझना है ठीक से। इवोल्यूशन की पूरी यात्रा में हमारे जीन्स में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड है, एक तो वॉकिंग और 2 नंबर है स्लीपिंग। ये 2 चीज़ें हमारे हेल्थ में सबसे डीपर जीन्स तक ये चीज़ें पहुंची हुई है। इसका मतलब अगर आपको स्टैमिना बढ़ाना है तो आपको वॉकिंग बहुत इसेंशियल है। ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, बहुत इसेंशियल है। उसके साथ आप स्विमिंग भी कर सकते हो, जिससे आपका धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ेगा। स्टैमिना बढ़ने के लिए धीरे धीरे समय लगता है, वो एकदम नहीं बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मेरी मसल्स की ताकत, मेरे मसल्स की जो शक्ति है, मसल्स की जो ताकत है, उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए और प्रॉपर एक्सपर्ट व्यक्ति से, जो जिम को समझता है, जो ट्रेनर है, उससे ही आपको मसल बिल्डिंग करनी चाहिए। आजकल ट्रेंड है कि सिक्स पैक बॉडी देखते हैं लोग और सीधा बोलते हैं कि हमें जाके 6 पैक डेवलप करना है। उसे बहुत ठीक से समझ के एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ ही उस पर काम करना चाहिए, तभी आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी हाँ, तीसरा पैरामीटर हमारी बॉडी का है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कि मेरा शरीर कितना लचीला है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी को आप ठीक से देखोगे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का और फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत नज़दीक का संबंध है। जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उतने आप ज़्यादा हेल्दी हो, ऐसा भी कहा जाता है। अब अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बॉडी में लचीलापन चाहिए, तो आप योगा, सूर्य नमस्कार ज्वाइन कर सकते हो या एथलेटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए किसी योगा के एक्सपर्ट व्यक्ति का गाइडेंस लेना बहुत एसेंशियल है। प्लीज़ मन से प्रयोग मत करिए, किसी एक्सपर्ट योगा तज्ञ के पास जाइए, उनसे ठीक से योगा की एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार जो सीखना है वो सीखिए, ठीक से सीखिए, तो ही उसको आपको ठीक से फायदा होगा। फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे ठीक से लचीली होने लगेगी। या चौथा पैरामीटर है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर से विषारी द्रव्यों को बाहर निकलना। हमारे शरीर में जाने अनजाने में, लाइफस्टाइल के वजह से, खान पान के वजह से शरीर में बहुत टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं।
आज ये कहा जा रहा है कि शरीर में इतने डिसीज पैदा हो रहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स का बहुत बड़ा रोल है डिसीज पैदा करने में। डिसीज का मतलब एग्जैक्टली क्या है? आई एम नॉट ईजी विथ माई बॉडी, आई एम नॉट ईज विथ माई बॉडी। तो आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स पैदा हुए उससे फ्लश करना, डिटॉक्सिफाई करना बहुत इसेंशियल है। नॉर्मली ये काम आपकी किडनी करती है। समहाउ ज़्यादा ओवरलोड के वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत इसेंशियल होता है। अगर आपको बॉडी को ठीक से डिटॉक्सिफाई करना है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकलना है, तो आयुर्वेद की पंचकर्म उसके लिए बहुत उपयोगी चीज़ मानी जाती है। पांचवी चीज़ है नरिशमेंट। हमारे बॉडी को पोषण चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट आता है क्वालिटी फूड से। शुद्ध हवा, सूर्य प्रकाश और पानी, ये तीनों चीज़ें सपोर्ट में चाहिए होती हैं। खाने के बारे में आप अगर समझोगे, हमारी बॉडी अगर ठीक से देखोगे, तो हमारी बॉडी बेसिकली, मॉडर्न साइंस कहता है बेसिकली 80% जो बॉडी हमारी है, 80% बॉडी अल्कलाइन है और 20% बॉडी सिर्फ एसिडिक है। तो ये 80-20 का रेशियो मेंटेन रखना बहुत इसेंशियल है। ये 80-20 का रेशियो मेंटेन रखने के लिए हमारा डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। वो किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से ही आपको गाइडेंस लेना चाहिए कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। आपके डाइट में वेजिटेबल्स होना इसेंशियल है, फ्रूट्स होना इसेंशियल है, ड्राई फ्रूट्स होना इसेंशियल है और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही आपको ठीक से समझा सकता है। तो आप अपने बॉडी का नरिशमेंट बहुत ठीक से कर सकते हो। छठवीं चीज़ है वो है ऑक्सीजनेशन, यानी कि प्राणवायु। बॉडी को ऑक्सीजनेट करना, बॉडी को प्राणवायु देना। हमारे बॉडी के सेल्स में जो पूरी ऊर्जा निर्मित होती है उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके बॉडी में ऐसा कहा जाता है कि सेल्स तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, ऑक्सीजन की कमी पहुंची, तो आगे चल के उसमें कैंसर डेवलप होने की संभावना है। ऐसा एक हाइपोथेसिस कहता है, नया रिसर्च कहता है। तो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। तो किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ जो प्राणायाम का मास्टर हो, जो समझता है, और वो आप उससे प्राणायाम सीख के आपके बॉडी को, हर सेल्स को ऑक्सीजन देना सिखा सकते हो, जो बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, जो बेसिक फ्यूल है बॉडी का। अब सातवां पैरामीटर आता है एनर्जीजाइजेशन, यानी शरीर को ऊर्जावान करना, शरीर को बाहर के ऊर्जा के स्रोत से शरीर को सपोर्ट करना। जैसे लाइक आपने सुना ही होगा, प्राणिक हीलिंग सुना होगा, रेकी सुना होगा, क्रिस्टल्स सुना होगा। ये सब बॉडी को बाहर से एनर्जी देने की प्रक्रिया है। ताइची भी उसमें आता है, जो बाहर की ऊर्जाओं को आपके बॉडी में अंदर अकोमुलेट करने की प्रोसेसेस हैं, जिसको एक्सपर्ट से या किसी उनके जो मास्टर से उनसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आठवां पैरामीटर बहुत ही इनफेमस है, वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट में दो चीजें, कुछ लोग अंडरवेट होते हैं, कुछ लोग ओवरवेट होते हैं। तो इसमें संतुलन बहुत इसेंशियल है। वेट, ओवरवेट का और हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन का बहुत नजदीक का संबंध है। अंडरवेट का भी अपने अपने कॉम्प्लिकेशन हेल्थ पे डेफिनेटली उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो वेट संतुलित होना चाहिए, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट संतुलित होना बहुत इसेंशियल है। किसी प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस लेके ही वेट मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। कोई भी सुन के, किसी को भी सुन के, किसी को भी पढ़ के, टीवी पे देख के कुछ भी मन से प्रयोग बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वेट मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस है, उसे ठीक से मैनेज करके ही उस पर प्रयोग करने चाहिए। अगला पैरामीटर, नौवां पैरामीटर है क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप बहुत ही फंडामेंटल है, इसेंशियल है, क्योंकि जब हम गहरे नींद में होते हैं, ड्रीम स्लीप, यानी कि जहां ड्रीमलेस स्लीप चल रही थी, ब्रेन में हमारे थीटा यानी ब्रेन में जब हमारे डेल्टा फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, हमारे ब्रेन में ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है, जिससे हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। शरीर में जो डिसीजेस पैदा हुए उसको डिफ्यूज किया जाता है। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम सबसे ऑप्टिमम नींद में ही होती है। इसलिए इवोल्यूशन में वॉकिंग के बाद स्लीपिंग सबसे ज़्यादा रजिस्टर हमारा जीन्स में, इसलिए क्वालिटी स्लीप बहुत इसेंशियल है। स्लीप अपने आप में एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। स्लीप के 5 स्टेजेस होते हैं, जिसको हम कभी अगले वीडियो में भविष्य में हम देखेंगे। तो क्वालिटी स्लीप बहुत इसेंशियल, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 10वां पैरामीटर है इमोशनल वेलबींग। अब आप बोलोगे अरे यार हेल्थ में इमोशनल वेलबींग कहाँ से आ गया? जी हाँ, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, अनडिस्कस्ड इमोशंस आपके बॉडी केमिस्ट्री को, बॉडी ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। ये सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स और साइकोथेरेपिस्ट आज इसे मानते हैं। तो इमोशनल वेलबींग बहुत इसेंशियल है। इमोशनल वेलबींग के लिए अलग अलग टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, जिसके बारे में हम कभी भविष्य में बात करेंगे। 11वां पैरामीटर है
मेंटल वेलबींग। अब इमोशन से मेंटल अलग चीज है। मेंटल वेलबींग में आते हैं हमारे विचार, कि हम कैसे विचार करते हैं दुनिया के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव। नॉर्मली विचारों के बारे में 4 कैटेगरी आप देख सकते हो। एक होता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, दूसरा होता है ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स, तीसरा नंबर का होता है ऑटोमेटिक न्यूट्रल थॉट्स, और एक होता है सेल्फ टॉक। तो विचारों के भी अपने 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसके बारे में हम कभी भविष्य में अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली आपके विचार पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, होपफुल रहना बहुत ही इसेंशियल होता है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के चक्कर में घुसे हो या ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तो डेफिनेटली उसका बॉडी पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक सुबह मंडे को, सोमवार को सुबह 9 से 11 के बीच ही रजिस्टर्ड किया गया है, क्योंकि उस समय वीकेंड खत्म होता है और ऑफिस में जाना, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है। ये डॉक्यूमेंटेड, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। ये 11 पैरामीटर हो गए। अब ये 11 पैरामीटर सब ठीक है, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सबसे आखिरी पैरामीटर है वो है इनर बैलेंस, जिसे साइंटिफिकली कहते हैं होमोस्टैटिक्स। हमारे शरीर का एक अंतर संतुलन का एक मैकेनिज्म है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, हमारे बॉडी में क्या कौन से जूस, डाइजेशन जूस तैयार होंगे, ब्रेन में कौन सी केमिस्ट्री तैयार होगी, इसका एक पूरा अंतर संतुलन है। और हमारी पूरी बॉडी जो है एक दूसरे के साथ एक साथ काम करते हैं। हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा डाइजेशन सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये जो फाउंडेशन है, बॉडी के जो विटल ऑर्गन्स है, उसे कंट्रोल करती है हमारी एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी की सबसे फाउंडेशनल नर्वस सिस्टम है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट फंक्शंस को कंट्रोल करती है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करती है, आपके किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस है, जो नॉर्मली स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, बुरी आदतों की वजह से इम्बैलेंस हो सकती है, तो आपकी बॉडी गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे फाउंडेशन जो है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टेबल रख पाना, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस रख पाना। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो इम्बैलेंस हुआ है, जिसे HRV से बहुत अच्छी तरह से काउंट किया जा सकता है। और एटोनॉमस नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने की बहुत से अलग अलग टेक्निक्स है, मेथड्स है, जिसके बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। दोस्तों, आज हमने हेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात की। मैंने जो कहा था हेल्थ में हील शब्द निहित है, वो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम से ही आपकी बॉडी अपने आप बैलेंस होती है। तो मैंने 12 पैरामीटर्स की बात की, और 12वां पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उस पे बाकी 11 पैरामीटर की बिल्डिंग खड़ी है। ये 12 के 12 पैरामीटर्स आप अपने खुद के अंदर देखिए, और उसको किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हो आप खुद समझिए। और ये जो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, ये संतुलित रखना इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये अनिवार्य ही चीज है। इसे संतुलित रखना सबके लिए इसेंशियल ही है। ये इंफॉर्मेशन आप प्लीज यूज करिए अपनी लाइफ में। पहले खुद का एनालिसिस करिए, और आपको जिस चीज पे काम करने की जरूरत है उस पे आप काम कर सकते हो। थैंक यू।